आज के युवाओं को उस विरासत की याद दिलाते हुए देश को ऊंचाई पे ले जाने की बात करते हैं, तब आप कभी गरिमा में झांक के देखिए कि आपने विरासत में आने वाली नस्ल को क्या छोड़ा है। आप युवाओं को विरासत में क्या देके जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी? हमें विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं बनना है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बजाय हम 100वीं अच्छी अर्थव्यवस्था बनना चाहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। खबरें बहुत है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने कई भाषण दिया। उस भाषण का अंश पढ़ के मुझे लगा कि इसको विश्लेषित करना चाहिए। आज ही के दिन यानी 26 दिसंबर 1705 को करीब करीब 300-400 साल पहले गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे, स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 बेटे अजीत, जुझार, जोरावर और फतेह, ये 4 बेटों की शहादत हुई। मुगल साम्राज्य के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे थे। जब मुगलों ने उनको पकड़ा तो धर्म परिवर्तन की बात की। उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से मना किया, उनको मार डाला गया। उस शहादत के याद करने के लिए, उन को याद करने के लिए, उस विरासत को याद करने के लिए आज के दिन वीर बाल दिवस मनाया जाता है और 2022 से ये भारत सरकार ने शुरू किया। आज प्रधानमंत्री जी ने जब उद्बोधन किया तो उन्होंने ये कहा कि जब हम अपने विरासत पे गर्व करना शुरू करते हैं तो दुनिया हमें अलग नजरिया से देखती है। उन्होंने अपने इतिहास के महापुरुषों का नाम लेते हुए कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य, ध्रुव, जो पौराणिक कथा है उसका जिक्र किया, सुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त, रानी गाइडिलियू, इन तमाम हस्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि ये युवा शक्ति थी, क्योंकि आज का पूरा भाषण उनका युवा शक्तियों पर आधारित था। उन्हें कहा कि ये युवा शक्ति थी जिनने देश को आजादी दिलवाई या भारत की विरासत को एक ऊंचाई पे स्थापित किया। उन्हें युवाओं को कहा कि भारत आज दुनिया में सबसे युवा देश है। आजादी की लड़ाई जब हम लड़ रहे थे तब भी हम इतने युवा नहीं थे, लेकिन तब जो युवा शक्ति थी उसने देश को आजादी दिलाई। युवा शक्ति भारत को ऊंचाई पे ले जा सकती है। यकीनन प्रधानमंत्री जी की जो सोच विचार है वो कोई गलत नहीं। युवा शक्ति ही है जो किसी देश को दिशा देती है, देश को आगे बढ़ाती है, अपनी विरासत को याद करते हुए, उनका मान सम्मान रखते हुए नए आयाम गढ़ती है। आगे उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पे यदि मैं बात करूं तो मैं बार बार कहता हूं कि मैं भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करता हूं। मेरे मन में हमेशा युवा रहते हैं। 2047 का भारत कैसा होगा? रोजगार, स्वास्थ्य, यानी रोजगार के, स्वास्थ्य के मौके भी मिलने चाहिए। अच्छा मैंने रोजगार के मौके मिलने चाहिए हर इंसान को। स्वास्थ्य अच्छा हो हर इंसान का, इसका मौका उसको मिलना चाहिए। और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। आगे युवाओं पे उन्होंने कहा और युवा शक्ति ही भारत को आगे ऊंचाई पे, तो मैंने बता ही दिया। कुल मिला के उन्होंने भारत की युवा शक्ति को साथ आने की बात कही, देश को ऊंचाई पे ले जाने की बात कही। उन्होंने विरासत को ध्यान रखने की बात कही
और एक ताकतवर अर्थव्यवस्था देने की बात की। और साथ में ये भी कहा कि पूरे विश्व में अभी आयोजन हो रहा है। यकीनन बाल वीर दिवस ये सिखों के गुरु के साथ ही नहीं, भारत के भी वो महापुरुष थे, उनके साथ जुड़ा हुआ है। और सिख ऐसा एक कम्युनिटी है कि विश्व का शायद ही कोई देश हो जहां सिख नहीं है। वो जहां गए उन्होंने उस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, गुरुद्वारे बनाए, अपने धर्म, अपने संस्कृति का पालन किया। तो यकीनन कनाडा में तो ये स्थिति है कि वो पूरा सिखमय हो गया है और वो ताकतवर कम्युनिटी है, अच्छे बिजनेसमैन है, राजनीति में भी दखल रखते हैं। तो फिर ये वीर बाल दिवस विश्व के कई देशों में मनना मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं, ये तो होना ही था। यदि सरकार इसको वीर बाल दिवस नहीं मनाती तो भी गुरु गोविंद सिंह की शहादत को हर गुरुद्वारे में हर साल सालों से याद किया जाता है, अरदास होती है उनके नाम से, वहां पे बाकायदा लोग गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेकते हैं। ये सालों से होते आ रहा है। इस बार उसको एक आयोजन का शक्ल दिया, क्योंकि मैं तो बार बार कहता हूं कि ये सरकार इवेंट की है, इवेंट देखती है, इवेंट करती है। लेकिन जिन युवाओं को प्रधानमंत्री जी ने ललकारा है, प्रोत्साहित किया है, उनसे मांगा है साथ, उस युवाओं को आप क्या देके जा रहे हैं? ये इस देश की तो विरासत है। यदि बटुकेश्वर दत्त का नाम आपने लिया, खुदीराम बोस का नाम लिया, तो इन्होंने इस देश को आजादी देके गए। ध्रुव ने अटलता की एक क्वालिटी देके गए हैं। पौराणिक कथा भी मैं मानूं तो चंद्रगुप्त ने बता दिया कि साम्राज्य कैसा होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी ने विरासत में दिया है सबको साथ, प्रजा को राजा कैसा संभालता है। महाराणा प्रताप ने अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। बहुत सारी चीजें देखे जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार विरासत में इस देश के भविष्य को क्या देके जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिन युवाओं की शक्ति को इन्होंने ललकारा है, वही युवा पार्लियामेंट में कूदे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, क्योंकि सरकार उनकी बात सुनने को राजी नहीं। जो युवा दर्शक गैलरी से पार्लियामेंट में कूदे हैं, वो युवा इस देश की यूथ और युवाओं की पीड़ा अभिव्यक्त करने के लिए कूदे थे, किसी को हानि पहुंचाने नहीं। लेकिन उनके ऊपर तो आपने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करके उन्हें आतंकी घोषित करने पर लगे। उनकी समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय आपने इस देश के सांसदों को निष्कासित करके करोड़ों मतदाताओं का अपमान किया है। आप युवाओं की बात करते हैं, ये युवा शक्ति ही थी जिन्होंने ओलंपिक जैसे, एशिया जैसे, कॉमनवेल्थ जैसे अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में भारत का तिरंगा भी लहराया और राष्ट्र गीत भी गाने के लिए, गवाने के लिए मजबूर किया। क्योंकि जब किसी देश के खिलाड़ी को मेडल मिलता है तो उसका झंडा ही नहीं फहराया जाता, राष्ट्रगान भी होता है। उन युवा महिला खिलाड़ियों की क्या स्थिति हुई? उनका शारीरिक शोषण होने पर आप उन्हें एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा पाए, सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा, क्योंकि वो एक गुंडा आपके पार्टी का नेता था। आप युवाओं को विरासत में क्या देके जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी? हमें विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं बनना है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बजाय हम 100वीं अच्छी अर्थव्यवस्था बनना चाहेंगे। बड़ी अर्थव्यवस्था वॉल्यूम से होती है और वो आंकड़ा इसलिए बड़ा होता है क्योंकि 143 करोड़ लोक संख्या इस देश की। यूरोप के कई देश हमारे जिलों इतने हैं। इसलिए बड़ी अर्थव्यवस्था मत कीजिए, क्योंकि आप बड़ी अर्थव्यवस्था करने के चक्कर में आपने इतना बड़ा कर्ज लेके रखा इस देश पे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
65 साल में जिस देश ने मात्र 54 लाख करोड़ कर्ज लिया हो, आपने उसको 173 लाख करोड़ पे पहुंचाया है। आप विरासत में क्या छोड़ के जा रहे हैं? मनमोहन सिंह ने ऑयल बॉन्ड लिए इसलिए तेल महंगा हो रहा है। ये झूठी बात आप बता रहे हैं क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने 1,34,000 करोड़ के ही बॉन्ड खरीदे थे और वो 12 साल के थे जो 2024 में जिसकी अदायगी खत्म हो जाएगी, 2025 तक जिसकी अदायगी खत्म हो जाएगी और हर साल आप उसके ऊपर जो कर्ज दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं 2014 से, वो 10,000 करोड़ रुपए है क्योंकि 1,34,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे और 2024, 25 और 26 में इसकी मूल राशि अदायगी होगी 90,000 करोड़ रुपए आपने 2022 तक ब्याज दिया है मात्र 1,34,000 करोड़ पे। आपने जो देश पे कई लाख, कई गुना उससे ज्यादा कर्जा लेके रखा है। आपने जो देश पे 154 लाख करोड़ से 155 लाख यानी 100, सवा सौ, 150 लाख कर से भी ज्यादा कर्जा लिया है, उसका ब्याज हर साल चुकाने में आने वाली नस्लों को कितनी तकलीफ होगी। मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने ये बॉन्ड 12 साल के लिए थे। आपने तो 2022 में 50 साल के बॉन्ड खरीदे हैं, 50 साल के लिए। इसका मतलब जो कर्जा आज आप उठा रहे हो, उसका ब्याज 2073 तक आने वाली पीढ़ियों को देना पड़ेगा और फिर 2071, 72 और 73 इस साल में इसकी अदायगी होगी। जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए, जिन बच्चों ने अभी माँ के कोख में भी जन्म नहीं लिया, उनके लिए भी आप विरासत में इतना भयावह कर्जा छोड़ के जा रहे हैं कि आने वाला नस्ल गाली देगा इस सरकार को। जब आप विरासत को याद करते हुए आज के युवाओं को उस विरासत की याद दिलाते हुए देश को ऊंचाई पे ले जाने की बात करते हैं, तब आप कभी गरिमा में झांक के देखिए कि आपने विरासत में आने वाली नस्ल को क्या छोड़ा है। क्या आने वाली नस्ल फिर वही बटुकेश्वर दत्त की बात करेगी या फिर आपने जो कर्जा लाद दिया उसके बोझ तले दब के जिंदा रहने के लिए प्रयास करेगी। सवाल बहुत बड़ा है। ज्ञान देना बहुत आसान है, विरासत को याद करना बहुत आसान है, विरासत बन के विरासत छोड़ के जाना अच्छी बहुत कठिन काम है। मनमोहन सिंह ने तो एक ऐसी विरासत छोड़ी कि पूरा विश्व मंदी में होते हुए भी भारत का कर्जा आगे नहीं जाने दिया। जिस भारत को सोना दे के कर्जा लेना था, उस भारत को अर्थव्यवस्था इतनी पटरी पे लाई कि आज आप विश्व से लगातार कर्जा ले रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब आप नसीहत देते हैं तो आप स्वयं क्या करते हैं, इस पे झांकना बहुत जरूरी है। इसलिए आज मोदी जी के भाषण का विश्लेषण। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।